सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय समय पर न केवल एक छोटे से संदेश पर बल्कि बड़ी एडवर्स कंडीशंस में भी, आज के दिन टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप अपने कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठा से जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, वास्तव में बड़ा अनुकरणीय है। हर एक इंसान को अपने कर्तव्य को इसी प्रकार से समझना चाहिए और जो कार्य आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और आम जनता, अभिभावकों और परीक्षार्थियों के बीच में करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आप एक अपने आप में हैं। मैं आज की जो अपनी पत्रकार वार्ता है, इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिस प्रकार से एस्टेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है, वर्ष 2025 की एस्टेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एस्टेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन साथ में और ध्यान में रखने की बात कही गई है। एक कंडीशन यह है कि सेंसस में जिन अध्यापकों की प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना होने पाए या उनके कार्य में बाधा ना किसी प्रकार की आने पाए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लू का प्रकोप आजकल है, इसकी भी जहाँ तक हो उसकी संभावना को ध्यान में रखा जाए। तो जहाँ तक 13-14 जून की बात डिसाइड की गई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, शायद तब तक लू का प्रकोप भी कम हो जाएगा। जैसे कि हम अपनी एक जो आम भाषा में 9 तपा जो बोलते हैं, शायद वही 31 मई तक या 1-2 जून तक ही उसके बारे में सुनने को आया है। इसके साथ साथ सेंसस में जो कर्मचारी अधिकारी हमारे शिक्षक साथी ड्यूटी पर हैं, उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट स्कूल स्टाफ भी काफ़ी उपलब्ध है, जिसकी किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने की संभावना नहीं है। मैं साथ साथ में यह भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस बार PSU एंड टू एंड सारा काम करने जा रही है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माननीय सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, क्वालिटी एग्ज़ाम की ध्यान में रखते हुए, सैंटिटी परीक्षा की ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी ध्यान में रखते हुए, PSU पूरी मुस्तैदी से अपने अनुभव के आधार पर इस काम को करेगी। इसमें यह शर्त एक साथ में सभी अभ्यर्थियों के जो परीक्षा रोल नंबर उस पर देखने को मिलेगी कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि कोई OMR शीट पर बगैर मार्क के छोड़ेंगे, तो उनका जो OMR शीट है वह तुरंत प्रभाव से कैंसिल समझी जाएगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाद में या पहले किसी भी तरह की कोई मतलब यूँ कहिए आपकी कमी या अनियमितता ना होने पाए, इसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो सभी अभ्यर्थी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके आप OMR शीट में खाली नहीं छोड़ सकेंगे। बात करें बच्चों के लिए दोबारा रिओपन की जाएगी एस्टेट परीक्षाओं को लेकर के, कुछ और भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा फॉर्म भर सकें। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे यदि टेक्निकली देखा जाए तो पहले हमने तिथि घोषित नहीं की थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो थे उनके अंदर भी एक संशय था कि क्या पता ऐसी कोई डेट घोषित कर दी जाए, तारीख ऐसी कोई निर्धारित कर दी जाए जिसके आसपास उनकी अपनी व्यस्तताएं जो हैं और अन्य कार्य जो हैं उसकी वजह से स्पेयर ना कर सकें। अब जैसे हमने डेट घोषित कर दिए, 13 और 14 जून फाइनल हो चुकी है, तो इसके आधार पर एक बार हम PSU से इस बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों को एक अवसर ऐसा दिया जाए। सर, कितने छात्र बैठेंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनेंगे, मतलब 13 तारीख को किस चीज़ की परीक्षा हुई, 14 को किन किन की होगी, वो थोड़ा शेड्यूल बता दें। अभी यदि मैं आपको एक जो प्रेजेंट स्टेटस है, संख्या जो है अभ्यर्थियों की, वह लगभग 2,45,000 हैं और एक परीक्षा केंद्र पर 300 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम लगभग अंदाज़ा लगाएं तो 800
820-25 के आसपास, 820-825 के आसपास सेंटर्स जो वो बनेंगे। इसके बावजूद मैं यह बताना चाहूँगा कि कई बार परीक्षा केंद्र कम और ज़्यादा संख्या की वजह से कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। L1 परीक्षा जो होती है वह पहले दिन होगी, लेवल 1 परीक्षा जिसे आप कहेंगे। L2 परीक्षा दूसरे दिन सुबह की पारी में होगी। L3 परीक्षा अगले दिन शाम की पारी में होगी। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन मिलता है या कोई बदलाव इसमें किया जाता है L1, L2, L3 में, तो उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को बाकायदा सूचित कर दिया जाएगा। सर जून के महीने में तो कुछ ज़्यादा होती है, परीक्षा के लिए तो परीक्षार्थी जाएंगे, वो फॉर्मेलिटी में भी घंटा तो उठा लगेगा। अगर कोई परीक्षार्थी बीमार होता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, मानवता के नाते आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सभी स्कूल्स की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो परीक्षा केंद्र पहली बात तो यह है कि हर एक अभ्यर्थी, हर एक परीक्षार्थी जो होगा उनके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। दूसरा यह है कि हम आमतौर पर पब्लिक स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स और ऐसी बिल्डिंग्स हम लेने जा रहे हैं परीक्षा के लिए, ख़ासतौर पर जो केंद्र होंगे परीक्षा केंद्र, जहां पानी, बिजली और टॉयलेट्स वगैरह की उचित सुविधा होगी। जो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं उनके लिए उचित सुविधा जहां पर होगी। इसके बावजूद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में दी जाएंगी। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, रिसेंटली मुझे अवसर मिला एक NTA का जो परीक्षा था, नीट की जो परीक्षा थी, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर के नाते जाने का। वहाँ उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात जो मुझे देखने को मिली कि ऐसे परीक्षार्थी जो बाय द वे क्योंकि डायबिटीज़ से जो सफ़र करते हैं उनके लिए खास प्रावधान कर रखा था। भाई कोई फ्रूट्स वगैरह, उसमें कोई पाउच वगैरह नहीं दिया जा सकता, लेकिन फ्रूट्स वगैरह उनको दिया जाने का प्रावधान था। तो इस प्रकार की बातों का भी बाकायदा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि परिस्थितियों के साथ साथ, आवश्यकताओं के साथ साथ नियम और कानून भी बनते चले जाते हैं और उसके अनुसार फैसला लेना पड़ता है। परीक्षाओं का टाइमिंग क्या रहेगा स्कूल परीक्षाओं का, और क्या क्या चीज़ों का परीक्षा केंद्र पे पहुंचते समय अभ्यर्थी ध्यान रखें? जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि अभी तिथि निर्धारित की गई है। टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, इसमें आमतौर पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले यदि अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो उनका फ्रिस्किंग का, बायोमेट्रिक वगैरह का जैसे प्रोसेस है वो इजीली हो सकता है। तो 10 बजे हम सुबह का जो स्तर होगा उसका रखेंगे टाइम, और जो शाम का स्तर है उसका टाइम हम 3 बजे का रखेंगे। सर जून में बीएड की परीक्षा भी होगी, तो ये नेशनल, जैसा कि आपने बताया जून में बीएड की परीक्षाएं भी होनी हैं, तो रविवार का दिन है, उस दिन तो कोई परीक्षा की ऐसी संभावना नहीं है। उससे पहले दिन जो परीक्षा है L1 की, DLED की जो परीक्षा है, उसमें ऐसी कोई संभावना, मुझे लगता है शनिवार को भी ऐसी दिक्कत आने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपने बताया कि PSU को ही कॉन्टैक्ट किया गया, एंड टू एंड सारा काम हो गया। एक एजेंसी को जैसे कॉन्टैक्ट दिया जाता है, तो क्या कोई मतलब एक तरह से एक दूसरे की मॉनिटरिंग रहती है, 2-3 अलग अलग संस्थाओं के पास जाता है, तो क्या मानते हो ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या सोचा? क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन इसमें मैं यदि आपको ये बात बताऊं कि यदि हम एक एजेंसी को इस प्रकार का एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग के चांस नहीं रहते। दूसरी बात खास क्या है, जैसे कि 4 अलग अलग फर्म होती हैं, यदि हम अलग अलग से दें तो जैसे कि एक फर्म होती है जो हमें CCTV कैमरा की फैसिलिटी देती है, एक होती है जो फ्रिस्किंग की फैसिलिटी हमें देती है, एक होती है जो वीडियोग्राफी की फैसिलिटी हमें देती है, एक होती है जो बायोमेट्रिक की फैसिलिटी हमें देती है। और यही बात सेक्रेटरी साहब ने सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन था उस पर उठाई थी कि इसमें हम जिस प्रकार से L1 के आधार पर किसी परीक्षा को कंडक्ट करवाने का जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, L1 का मतलब है लोवेस्ट रेट पर, तो यदि कोई फर्म रेट कम देकर के परीक्षा के मामले में गुणवत्तापूर्वक परीक्षा करवाने का यदि वो क्लेम करे, तो मेरे विचार से संभव नहीं है, क्योंकि उसको पहले कम्पीट करना होता है कि रेट्स कम हों, और जब रेट्स कम होंगे तो अवश्य ही वह कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, जैसा कि आमतौर पर ऐसा पिछले बार परीक्षा में देखने को ही मिला है। गुणवत्ता के साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी उस पर संज्ञान भी लिया है। तो यह बिल्कुल सही रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज ये जो होती हैं, मतलब सभी एजेंसीज़ होती हैं,
और कंप्रोमाइज़ यदि कहीं गुणवत्ता के साथ ये करते हैं तो इनको सेंटर के लेवल पर ब्लैकलिस्ट होने का डर रहता है। वहाँ कोई गुंजाइश इस प्रकार की नहीं होती है। सर जैसे काफी नीट का महिलाएं जो एग्जाम इस प्रकार से लीक हुआ हो तो एक संशय रहता है अभ्यर्थियों में कहीं लीक ना हो जाए, वो तैयारी भी करते हैं। बिल्कुल सही तो कहा, वैसे निपटान के लिए बोर्ड ने क्या पुख्ता प्रबंध किए? बिल्कुल सही आपने कहा है और यह बड़ा निंदनीय है जिस प्रकार से इसमें भी मैं तो ये कहूँगा कि जैसी बातें सामने आ रही हैं, जैसे भी पेपर ये लीक हुआ है, इससे पेपर लीक होना ना होना एक अलग बात है। जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी थे, जिस प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, वह सबसे बड़ी एक चूक मैं इसमें मानता हूँ। क्योंकि कोई अपने कैरियर के लिए जब बच्चा मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए जिस प्रकार से पूरा परिवार संघर्ष करता है और बच्चा जिस प्रकार से मेहनत करता है, उसके बाद यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो बच्चा टूट जाता है। मेरा अपना इस मामले में बता देता हूँ, बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं और मुझे पता है नीट का एग्ज़ाम देने जब वो जाती थी, छोटी बेटी जब जा रही थी, बड़ी इंटेलिजेंट वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में थी कि मैं खुद एक पिता होने के नाते समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स पर क्या असर इसका पड़ता है। तो ये बड़ा ही निंदनीय है। एनटीए के थ्रू जिस प्रकार से हुआ, एनटीए को बाकायदा इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और अपनी जो कार्यशैली है उसमें सुधार करना चाहिए। जैसी भी बातें हैं, ये देखिए कई एक फैक्टर होते हैं, क्या पता किस स्तर पर यह ढील हुई है, किस स्तर पर गलती हुई है, अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो इस प्रकार की गलतियों में जो बच्चे शिकार होते हैं तो अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो, कोशिश तो आपके सुझाव और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी सिस्टम का पार्ट हैं, चाहे वह सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम हो, चाहे सामाजिक सेटअप हो। इसमें हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सिस्टम को हम हेल्दी वे में, स्वस्थ वे में हम चलाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को हम कम से कम एक ऐसा समाज और एक ऐसा आधार देकर के आगे बढ़ें जहां वो अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक की तरह अपना जो दायित्व है वो निभाएं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं ये एक्सीडेंटल हैं। एक्सीडेंट देखिए अब हर कहीं भी हो सकता है एक्सीडेंट। तो जो कोई भी हम देखते हैं चीज़, मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी चीज़ें, यहाँ एक्सीडेंट हो जाना तो एक अलग इशू है। सावधानी रखने की आवश्यकता है, मैं यही कहना चाहूँगा। सर लीक प्रूफ बनाने के लिए लीक प्रूफ बनाने के लिए सबसे पहला प्रबंध बोर्ड का यही है। हमने 2 सेट में यह क्वेश्चन पेपर इस बार पीएसयू ने बनवाया है, जैसा कि हमारे पास इसकी सूचना है। उसके बावजूद भी पीएसयू की पूरी जिम्मेवारी के साथ साथ हमारी अपनी जो यहाँ बोर्ड का एक सिस्टम, जो बोर्ड का स्टाफ है, पूरी मुस्तैदी से ऑब्जर्वर के रूप में हर एक परीक्षा केंद्र पर रहेगा और किसी भी प्रकार की कहीं कोई ढील की गुंजाइश हम इसमें नहीं रहने देंगे। शिक्षा केंद्रों के पास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किस तरह से जिला उपायुक्त को भी देख दिए जाएंगे, बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय पहले इस बारे में बड़ा स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं, संदेश भी पूरे समाज में यह आ चुका है कि परीक्षाओं के मामले में, परीक्षा की गुणवत्ता के बारे में और परीक्षा की जो पवित्रता है इसके बारे में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। आपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं देखी होंगी। इसके साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि आजकल अभिभावकों में और समाज में भी अपने काफ़ी जागृति इस बारे में आई है। हमारी भी सबकी कोशिश यही रहती है कि किसी प्रकार की ऐसी अनियमितता ना हो जिससे जो परीक्षार्थी अंदर बैठे हैं वो असहज फील करें। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धारा 163 जिस चाक चौबंद तरीके से लागू करता है, बड़ा प्रशंसनीय है। मैं तो बड़ा इस बारे में पहले भी धन्यवाद कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन का, सभी का, कि वास्तव में बाकायदा एकजुट होकर के एक टीम के रूप में सभी काम करते हैं। एक सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, खासकर इसमें इस प्रकार की परीक्षा में समस्याएं आती हैं, उनके लिए लाइन में खड़ा होना है या फिर अंदर। बिल्कुल सही आपने कहा, पूरी तरह से मानवता का परिचय हर एक स्टेप पर दिया जाएगा। जहाँ कहीं किसी प्रकार की ऐसी असुविधा या इस प्रकार की कहीं ऐसी आवश्यकता होगी, वहाँ कोई ढील इसमें नहीं रखी जाएगी। हर प्रकार से हर एक अभ्यर्थी, हर एक परीक्षार्थी की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। इसमें लेवल 3 और लेवल 1 में संख्या के आधार पर आमतौर पर ऐसा करते आए हैं। लेवल 1 के जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या शायद कम है, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है।
क्योंकि लेवल 1 में आजकल जो D.Ed करके जो परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं, इसके साथ साथ आगे जिस प्रकार से संभावनाएं कम उनको नज़र आ रही हैं, तो उसकी बजाय शायद L2 और L3 में ज़्यादा संख्या हो। इसके बावजूद मैंने बताया कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, यह डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की उस समय की परिस्थितियाँ होंगी। हो सकता है कि L3 पहले कर ली जाए, इसमें कोई बड़ा मेरे विचार से टेक्निकल पॉइंट नहीं है।